आज हम लोग देख रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पंचवर्षीय योजना हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये है हमारा, यहाँ पर जब बात कर रहे हैं द टार पूरा का पूरा हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद थर्ड 5 ईयर प्लान का, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में सबसे पहला देखना है ये स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अब स्ट्रेस्ड ऑन एग्रीकल्चर का यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या था, इस चीज को समझिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जब नेहरू जी ने पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस कर लिया, तब देश में एक बड़ा वर्ग मैंने बताया था कि क्रिटिसाइज करने शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रधान, हमारा कृषि प्रधान देश है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों के साथ धोखा हो रहा है, दिस दैट, जितना भी था सब चालू हो गया। जैसे आमतौर पर अभी चालू रहता है, बिना कुछ कहे सुने क्रिटिसिज्म चालू, जिसको एबीसीडी नहीं पता होता है वो भी क्रिटिसाइज कर देता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये माहौल वैसा ही हो गया। नतीजा नेहरू जी ने यहाँ पर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर को फोकस कर दिया और यहाँ पर इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के पीछे पड़ गए। लेकिन यहाँ पर तीसरा 5 ईयर प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई साइनो इंडिया वार, यानी कि इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसी ही स्थितियां वहां पर भी खड़ी हुई थी। चाइना पहले उकसावे की घटनाएं करता है और उसके बाद धीरे से वह किसी इलाके में घुस जाता है। तो यहाँ पर 62 में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि 62 के वार को हम लोग जीत सकते थे, लेकिन मजेदार चीज यह है कि इंडियन आर्मी ने यहाँ पर यूटिलाइज अपने एयरफोर्स को नहीं किया। क्यों नहीं किया नहीं पता। उस समय हमारा एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग था, कम से कम चाइना से तो स्ट्रांग ही था। अगर हमारा एयरफोर्स स्ट्राइक कर देता तो वो सारे के सारे चाइनीज वहीं पर मारे जाते और वो भागने को भी वश हो जाते, जैसा कि 65 के वार में हम लोगों ने किया। अब एयरफोर्स बचा के क्या किया इन लोगों ने नहीं पता। तो इन लोगों ने 96,000 हेक्टेयर भूमि दे दी चाइनीज को। क्यों दे दी नहीं पता। और हमारे सैनिक यहाँ पर भी बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे, लेकिन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने की परमिशन क्यों नहीं दी गई, यह निश्चित तौर पर एक जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर किसने ऐसा सलाह दिया था कि एयरफोर्स, अब जब युद्ध चालू हो गया, हमारे उसमें से 3,000 सैनिक मारे गए, तो एयरफोर्स क्या बचा के रखने के लिए था हमारा? क्या एक बड़ा अच्छा फेमस चुटकुला है। एक आदमी आता है और उससे दूसरा उसका मित्र पूछता है, अरे परेशान क्यों दिख रहे हो? तो बोलता है कि परेशान मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं आज जा रहा था जंगल के रास्ते से, लुटेरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। तो बोला, अरे तुमने तो पिछले महीने बंदूक खरीदी थी, उसका क्या हुआ? बोला, अरे नहीं नहीं, वो तो लुटेरों ने देखा नहीं, वो बचा के मैं ले आया। तो वही स्थिति भारत की थी कि जैसे लुटेरे ने, अब बंदूक किसके लिए खरीदे थे? लुटेरों से मुकाबला करने के लिए खरीदा होगा, तो वो बचा के ले आया। तो हम लोगों ने एयरफोर्स बचा के हम लोग ले आए। अब यहाँ पर देखिए अगला हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी कंट्री का पूरा जितना भी कमजोरी था सबको निकाल कर ले आया और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। शिफ्टेड द फोकस, अब फोकस शिफ्ट हो गया डिफेंस इंडस्ट्री की तरफ और इंडियन आर्मी की तरफ। 1965-66 इंडिया फाउट ए वार विद पाकिस्तान। अब इसी में पाकिस्तान को लगा कि वह भी भारत को हरा देगा और वह भी अमेरिकी टैंकों की सहायता से भारत के ऊपर चढ़ा आया। देयर वॉज ऑल्सो ए सीवियर, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस प्रकार से चलता रहा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान ओनली प्लान है जिसमें हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव चला गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं, देयर वॉज ऑल्सो सीवियर ड्राउट इन 1965। इतना ज्यादा जहां पर सूखे की समस्या थी कि पंडित क्षमा कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को यह आके अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि आप लोग सप्ताह में एक दिन का खाना छोड़ दीजिए। अब सप्ताह में एक दिन का खाना छोड़ दीजिए, इस अवस्था में अगर बात करेंगे तो सप्ताह में एक दिन का खाना छोड़ दीजिए, यह कह के सिर्फ इसलिए ताकि देश के सारे लोगों को खाना उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर ये स्थिति थी हमारी। अब द वार लेड टू इन्फ्लेशन, अब यहाँ पर वार की वजह से इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ गई एंड द प्रायोरिटी वाज शिफ्टेड टू द प्राइस स्टेबलाइजेशन, और जो प्राथमिकता थी वो चली गई कीमत के स्थिर करने के ऊपर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स कंटिन्यूज, यहाँ पर
जो डैम का कंस्ट्रक्शन था वो कंटिन्यू रहा। मेनी सीमेंट एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स यहाँ पर भी खोले गए, वेयर ऑल्सो बिल्ड। पंजाब बिगन्स प्रोड्यूसिंग एन एबंडेंस ऑफ व्हीट। यहीं पर से आपका पंजाब में बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन शुरू होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, नेहरू ने अपनी पूरी पॉलिसी को चेंज किया और अब वह छोटे छोटे कारखानों के ऊपर फोकस करने लगे, और वो कारखाने आपके जुड़े हुए थे फर्टिलाइजर और सीमेंट प्लांट के साथ। तो यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रीज को स्थापित करना छोड़ दिया गया और मुख्यतः यहाँ पर अब छोटे इंडस्ट्रीज के ऊपर, जैसे फर्टिलाइजर, सीमेंट इत्यादि थे, उन सब के कारखाने स्टैब्लिश किए जाने लगे। लेकिन अभी कम से कम 5 साल और बड़े इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी थी इंडिया को, लेकिन ये कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया ये पूरा का पूरा काम। मेनी प्राइमरी स्कूल वेयर स्टार्टेड इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया गया रूरल एरियाज में, टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल। पंचायत इलेक्शन वेयर स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो हमारा डेमोक्रेसी था उसको ग्रास रूट लेवल तक लाने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया पंचायत इलेक्शंस। एंड स्टेट्स वेयर गिव मोर डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और राज्यों को ज्यादा से ज्यादा विकास की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में हमारे यहाँ पंचायती राज के चुनाव आरंभ होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड वेयर फॉर्म्ड। इसी काल में स्टेट राज्य विद्युत जो हमारे बोर्ड थे और स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड माध्यमिक बोर्ड जो थे, उनकी स्थापना की गई। स्टेट वेयर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। राज्यों को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया गया। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई और लोकल रोड बिल्डिंग बिकम्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और स्थानीय सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी राज्यों को दे दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। पावर जो सेंटर के हाथों में था उसे उठाकर दे दिया गया कहां पर, सीधे तौर पर वह दे दिया गया आपका राज्य के हाथों में। तो सेंटर से राज्य की ओर यह पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा है, और इसको आप लोग दिमाग को एकदम स्थिर रख के सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आप अपने दिमाग के कंसंट्रेशन लेवल को एकदम हाई रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर किधर से क्वेश्चन बना देगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर इनके क्वेश्चन बनाने का, यूपीएससी सामान्य क्वेश्चन ही बनाता है, लेकिन उसके क्वेश्चन बनाने का तरीका अनोखा होता है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन हमको पकड़ में नहीं आते हैं। The target growth rate was 5.6%, but the actual growth rate was 2.4%. तो ये चीज को भी याद रखना है थोड़ा कि 5.6 के जगह पर 2.4% नेगेटिव ग्रोथ रेट यहाँ पर लेकर चला गया था। एम वाज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। इसका भी उद्देश्य था कि सेल्फ रिलियंट आपका इकोनॉमी बन जाए और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बन जाए। पंचायत इलेक्शन भी स्टार्ट हो गए, यह भी एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसी बीच में पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाएगी। अब पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। याद रखिएगा, एक गुलजारी लाल नंदा ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार आपका केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बनाए गए, लेकिन कभी फुल टाइम प्रधानमंत्री नहीं बने। एक यहां पर बात कर रहे हैं पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद वह केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बनेंगे, और दूसरा शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वह फिर से केयर टेकिंग प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के दायित्व को निभाते हुए नजर आए। अब यहाँ पर 65 में जब हमारा पूरा का पूरा भारत पाकिस्तान जंग हुआ, तो भारत पाकिस्तान जंग के बाद यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी विचित्र तरीके से बदलती गई। इसमें सबसे पहला था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भारत जीता था इस पूरे के पूरे युद्ध को, लेकिन ताशकंद समझौता रूस के दबाव में आकर भारत ने अपनी समस्त जीती हुई क्षेत्र को लौटा देने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1965 में
हमने जो जीती थी जमीन वह भी लौटा दिया, और साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री गए थे ताशकंद में इस समझौते को साइन करने के लिए, उनकी भी उसी ताशकंद में मृत्यु हो गई। अभी एक बहुत अच्छी मूवी आई है, मेरे ख्याल से आप लोग सभी को देखनी चाहिए, ताशकंद फाइल। आकाश, आपने देखी है क्या ताशकंद फाइल? नो सर। अनीसा, आपने? नहीं सर, नाम भी नहीं सुने। ताशकंद फाइल बहुत अच्छी मूवी है। देखिए किस प्रकार की चीजें हैं हमारे देश में। देखो, आप आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस बनने के लिए सबसे पहला चीज ये है कि अपने जो एनालिसिस के एंगल है उसको ब्रॉड करो, इंफॉर्मेशन के लेवल को हाई कीजिए। आपको फिल्म हो या कुछ भी हो, आपको काम की चीजें हमेशा देखनी है, तो काम की चीजों के ऊपर बिल्कुल। अब देखो, कभी भी पूरा का पूरा क्वेश्चन में रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई क्वेश्चन यूपीएससी नहीं करेगा, लेकिन नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के ऊपर पक्का क्वेश्चन यहां पर होगा। तो नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन होगा, सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर ये सारी चीजें, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह को कोई नहीं क्वेश्चन के रूप में देखेगा, दोनों के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ एजेंसीज कौन कौन सी काम कर रही है। जो एजेंसीज काम कर रही है उनका पूरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब खंगाल जाइए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा। कभी पॉपुलर क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। पॉपुलर क्वेश्चन के साथ देखो, अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने कहा था कि तुम्हारी निगाह कहाँ है बतलाओ, तो अर्जुन ने कहा था कि मेरी निगाह चिड़िया की आंख पर है। जबकि बाकी लोगों ने क्या कहा था, चिड़िया की आंख के अलावा उनको पेड़ फल पौधा सब दिख रहा था। तो यूपीएससी जस्ट ये उसका उल्टा काम करता है, ये चिड़िया की आंख पर क्वेश्चन नहीं करता, ये बगल में पूछता है कि चिड़िया की आंख के बगल में कौन सा फल लटका हुआ था, कौन सा पेड़ था ये। तो यहां पर याद रखिएगा, अर्जुन जैसा धैर्य आपको कोर्स पढ़ाई में केवल चाहिए, लेकिन जो पढ़ाई का टॉपिक होगा वो बिल्कुल फल के ऊपर, चिड़िया के आंख के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? वो वेल नोन हाईलाइटेड पॉइंट है, तो वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनेगा। क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा कि वो चिड़िया कौन से पेड़ पर बैठी थी, वो चिड़िया आखिर कौन सी प्रजाति की थी, और साथ में बनेगा कि उस चिड़िया में के फिगर का रंग क्या था। तो यहाँ पर यूपीएससी का क्वेश्चन को यही समझिए। तो यहाँ आपको अर्जुन की तरह सिर्फ उसकी आंख नहीं देखनी है, आपको इर्द गिर्द सारा कुछ देखना है। तो यहाँ पर समझ जाइए चीजें बिल्कुल उल्टी हैं इस एंगल से देखे तो, हालांकि दूसरे एंगल से तो सही है। तो यहाँ पर ड्यू टू मिसरेबल फ्यूचर ऑफ द थर्ड प्लान, अब यहाँ पर याद रखिएगा थर्ड प्लान को अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद 1965 में उनकी मौत हो गई। आप लोग जरूर उस ताशकंद फाइल मूवी को देख लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं प्लान हॉलिडे। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती हैं तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी हमारी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ये थी कि इंदिरा गांधी उस समय गूंगी गुड़िया कहलाती थी, वो बोलती ज्यादा नहीं थी। यहाँ पर जो कांग्रेस में सबसे वेल नोन नेता थे उनका नाम था के कामराज। के कामराज के बारे में आपको मैं बताता चलूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। के कामराज यह कांग्रेस के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन के कामराज ने अपनी प्रधानमंत्री पद को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे हिंदी बहुत अच्छे तरीके से नहीं आती है और ना ही मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आता है। नतीजा, इन्होंने छोड़ दिया प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री बनने का अवसर। लेकिन के कामराज था कौन ये भी जान लीजिए। के कामराज तमिलनाडु के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, तमिलनाडु के पूर्व सीएम रह चुके थे। और इनकी दूरदर्शिता आप देखेंगे ऐसा, आप घर में क्रैकर्स फटाके यूज करते हैं, वहां पर देखेंगे उस फटाकों के ऊपर लिखा हुआ होता है आपका प्रोडक्शन यूनिट शिव काशी, शिव काशी। ये तमिलनाडु की एक जगह है और यह रेन शैडो एरिया पड़ता है। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बरसात होती है साल भर में, तो 3 सेंटीमीटर बरसात वाला ये जगह है शिव काशी। जब के कामराज शिव काशी जाता है तब वहां पर देखते हैं ये कि
कि यहाँ पर कोई उद्योग धंधा नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई जोन है, ना यहाँ कृषि हो सकती है ना और कुछ हो सकती है। तब उन्होंने तुरंत यह निर्णय लिया कि यहाँ पर फटाके बनाने का फैक्ट्री हम डालते हैं। नतीजा शिवकाशी में आप देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज्यादा फटाके वहीं बनते हैं और सबसे बड़ा शुरुआती केंद्र है यह फटाकों का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दूरदर्शी नेता था, लेकिन यह दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर देता है। Three plans were drawn during the इंटरवेनिंग पीरियड। यहां पर अब 3 एक वर्षीय योजनाएं चली हैं, 66, 67, 67, 68, 68, 69। ड्यूरिंग 66, 66, 67 देयर वाज अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ द ड्राउट। यहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम थी सूखे की। इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर। इस काल में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी गई। अब यहाँ पर याद रखिएगा 3 एक वर्षीय योजनाएं चल रही हैं, तो 3 एक वर्षीय योजनाएं चल रही हैं। बहुत यह जो समय था वो डिफिकल्ट था, क्रिटिकल था पूरे के पूरे देश के लिए, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति ये थी कि 65 का युद्ध तो हम लोग जीत चुके थे, लेकिन भारतीयों के पास खाने को नहीं था। तो यहां पर याद रखिएगा भारतीयों के पास खाने को नहीं था। गेहूं बाहर से लेकर आना पड़ता था, अमेरिका से यहां पर आता था गेहूं, तो यहां पर हमारे पास खाने को नहीं था। अब यहां पर देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। अब यहाँ जो सबसे मेजर स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा वो था डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। रुपए को डिवैल्यूएट कर दिया गया टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के एक्सपोर्ट को यहाँ पर क्या किया गया, आपका इंक्रीज करने के लिए ये काम किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डिवैल्यूएशन की, तो डिवैल्यूएशन, अच्छा आप लोगों को डिवैल्यूएशन पढ़ाया हुआ है आकाश, अनीशा? नहीं सर। सर हाँ मतलब कि जो वैल्यू, जो मतलब रुपए का जो वैल्यू घट जाता है वही ना, हाँ हाँ वही घटा दिया जाता है ना। मीनिंग मतलब पता है सर, लेकिन पढ़ा हुआ नहीं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डिवैल्यूएशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो डिवैल्यूएशन में जब बात आता है तो यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए $1 है, तो $1 इज इक्वल टू, अगर 60 रुपए पहले था तो अब $1 इज इक्वल टू हो गया है आपका 75 रुपीज। कौन सा इसमें अवस्था बेहतर होगा, 60 रुपए वाला या 75 रुपए वाला आकाश? 75। 75 यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो आपका डिवैल्यूएट किया जा रहा है, इसमें सीधा सा ये चीज है कि हम लोग अपने रुपए को डिवैल्यूएट कर रहे हैं। पहले हमारा रुपया महंगा था, अब हम अपने रुपए को सस्ता कर रहे हैं, उसका अवमूल्यन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई एक विदेशी फॉरेनर के हिसाब से अगर बात करेंगे, तो फॉरेनर जो फॉरेन रेजिडेंट है वो $1 लेकर आता था, 60 रुपए का सामान पाता था, लेकिन अब $1 का सामान वो लेकर आएगा तो 75 रुपया का सामान पाएगा। तो यहाँ पर प्रति डॉलर उसको फायदा कितने का हुआ, 15 रुपए का सामान का फायदा हो गया। तो 15 रुपए का सामान का फायदा हुआ, तो निश्चित तौर पर वो $1 के जगह पर $4 की परचेजिंग करना चाहेगा। तो वो $1 की जगह पर $4 की परचेजिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए, इस प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो $1 से की जगह पर $4 की परचेजिंग हुई, एक्सपोर्ट बढ़ गया। और दूसरा, एक्सपोर्ट बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तीसरा यहाँ पर ये होता है कि इससे $60 लेकर हम जाते थे और $1 का सामान खरीदते थे, अब हम 75 रुपया लेकर जाएंगे और $1 का सामान खरीदेंगे। नतीजा क्या होगा हमारा, यहाँ पर सीधे तौर पर हमारा प्राइसेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हमारा इंपोर्टेड गुड्स का। तो प्राइसेस हमारा इंपोर्टेड गुड्स का ज्यादा हो जाएगा। नतीजा हमारे लिए समस्या ये हो जाएगी कि अब हम क्या नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बाहर से प्रोडक्ट नहीं ला पाएंगे। तो जब ज्यादा से बाहर से हम प्रोडक्ट नहीं ला पाएंगे, नतीजा यह हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता है कि विदेशी चीजें कम आएंगी या विदेशी चीजें महंगी हो जाएंगी। नतीजा लोग घर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करेंगे। अब जैसे आज के टाइम में जींस जो हमारा कपड़े का है, तो यहाँ पर जब हम लोग जींस जाते हैं खरीदने के लिए, तो फॉरेन ब्रांड्स का 3000 रुपए से लेके आपका 6000 रुपए तक में जींस मिल रहा है।
वहीं पर अगर इंडिया वाला लेते हैं तो 1000-1200 रुपए के आसपास का जींस हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर जब महंगा हो जाएगा, 6000 की जगह पर 6500 पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर लोग इंडियन सब्स्टिट्यूट के ऊपर आएंगे, तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेप लिया गया 35.5%, 35.5% हम लोगों ने डिवैल्यूएट किया। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, द मेन रीजन ऑफ द प्लान हॉलिडे वेयर द वार, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। यहाँ पर जो हम लोगों ने 1 साल का गैप लिया, उसके पीछे कारण क्या था, प्लान हॉलिडे हमारा, और यहाँ पर क्या था हमारा इस कारण, इसका वार के युद्ध की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कम होने की वजह से, और इंक्रीज जो इन्फ्लेशन में हुआ उसकी वजह से। तो यहां पर याद रखिएगा ये सारे तथ्य थे जिनकी वजह से हमारा क्या हो गया, डिक्रीज कर गया हमारा पूरा का पूरा ग्रोथ रेट, और हम लोगों को 3 साल का गैप लेना पड़ा कि इस गैप में हम कुछ नहीं करेंगे, इस गैप में हम 1-1 साल की योजना बनाएंगे और 1-1 साल के टारगेट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए योजना को अनाउंस करने के लिए उतना ज्यादा लोगों में धैर्य नहीं था कि इतना ज्यादा हम, उतना पैसे थे उतना ज्यादा, और ना धैर्य कि हम 5 साल को लेकर ये करेंगे। तो अभी तुरंत लोगों को चाहिए था कि तुरंत मूल्य गिर जाए, तुरंत हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तो 1-1 साल के बाद रिव्यू करने का यहाँ पर अवसर था। तो यहाँ पर 1-1 साल के बाद रिव्यू होती थी और 1-1 साल के बाद यहाँ पर फिर से प्लान बनते थे। तो यहाँ पर इस चेंज के लिए तैयार किया गया पूरे देश को। The government of India declared a devaluation of rupees to increase export of the country. भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डिवेलुएट किया गया। The main reason of the plan holiday was war. तो ये सारा का सारा यहाँ पर The government of India declared, अरे ये 2-3 बार प्रिंट हो गया है, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 4th 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पर 4th 5 ईयर प्लान में हमारा क्या क्या चीजें हुई ये देखना है। 69 to 74, तो 69 to 74 यहाँ पर हमारा 4th 5 ईयर प्लान है। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर इंडियन बैंक्स। भारत में 14 बड़े बैंकों को जो निजी क्षेत्र के थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। साथ में ग्रीन रेवोल्यूशन को इस काल में और तेजी से आपका फोकस किया गया। याद रखिएगा ये ग्रीन रेवोल्यूशन आपका प्लानिंग की गई थी आपका प्लान हॉलिडे के समय ही। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का प्लानिंग प्लान हॉलिडे के समय ही हुआ था और अब इसे और तेजी से फोकस किया गया। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता बताए जाते हैं। जबकि विश्व में किसे कहेंगे, आकाश, विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? नहीं आइडिया। नॉर्मन बारलॉग को कहते हैं। तो विश्व में अगर बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो नॉर्मन बारलॉग कहलाएंगे। और वहीं पर यहां पर बात करेंगे इंडिया में तो एम.एस. स्वामीनाथन। वहीं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन अगर बात करेंगे तब ये कौन हो जाएंगे, वर्गीज कुरियन। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति के पिता कहलाएंगे वर्गीज कुरियन। चलिए, beside the situation of the East Pakistan, now Bangladesh was becoming dried as the Indo-Pak War on 1971। अब यहाँ पर इस चौथी पंचवर्षीय योजना में भी पाकिस्तान ने हमें परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर याद रखिएगा ये पाकिस्तान जब तक है इस धरती पर तब तक हमारे लिए परेशानी करता रहेगा। 65 में परेशान किया, अब 71 में फिर से ये चढ़ा आया है। अब यहाँ पर 71 में ये क्या कर रहा है, ये बांग्लादेश के लोगों को बांग्ला छोड़कर उर्दू सिखाना चाहता है। तो उन्हें पूरी तरह से उर्दू सिखलाने के ऊपर फोकस किए हुए है कि इनको उर्दू सिखलाना है और पूरा का पूरा जो बंगाली कल्चर है उसे पूरी तरह से कुचलने का काम कर रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा बंगालीज कल्चर में उनके लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। वो अपने लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूल सकते।
कोई भी दो बंगाली अगर आपका न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी मिलेंगे तो वो कभी भी हिंदी इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे तो बांग्ला में ही बात करेंगे, वो एकदम से यूनिवर्सल फैक्ट है। तो उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है या जो भी है उसे आप कहिए, तो वो है उनका बांग्ला लैंग्वेज। तो यहाँ पर याद रखिएगा, वो जब बांग्ला लैंग्वेज के ऊपर प्रहार होने लगा, उसके जगह पर उर्दू सिखाई जाने लगी और तरह तरह के जुल्म किए गए, करीब करीब इस पूरे के पूरे बांग्लादेश के आजादी के संग्राम से पहले अगर बात करेंगे तो करीब करीब 4 लाख लोग मारे गए थे। तो 4 लाख के आसपास लोग मारे गए, जिसे पाकिस्तानी आर्मी ने मारा था। और अब यहाँ पर यह था कि बांग्लादेशियों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट जो शरणार्थी के रूप में था, वो चकमा की ओर, आसाम के क्षेत्र की ओर आने लगा। तो वो लोग भाग भाग के आसाम, वेस्ट बंगाल इत्यादि डिफरेंट अलग अलग क्षेत्र में आने लगे। नतीजा हमारे यहाँ समस्याएं पैदा होने लगी। नतीजा भारत सरकार को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा और अंततः बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो बांग्लादेश का इस प्रकार से तैयार किया गया या बनाया गया। अभी भी स्थिति वही है। अभी भी बलूचिस्तान में ये जो आर्मी थी हम पाकिस्तान की, जिसे बांग्लादेश में 96,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। तो यहाँ पर बांग्लादेश का जो सरेंडर है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है पाकिस्तान के हिसाब से। तो अब ये जब भारत की गलती है, भारत ने उन 96,000 फौजियों को लौटा दिया। अब ये 96,000 फौजी जब लौटाए गए तो पाकिस्तान ने इसे उठा के बलूचिस्तान में डिप्लॉयड कर दिया, ताकि बलूचिस्तान में वही ये काम कर सके जो बांग्लादेश में वो कर रहे थे। तो जो काम वो बांग्लादेश में कर रहे थे, जिस प्रकार से कत्लो गारत मचा के रखे हुए थे, वही काम वो करने के लिए छोड़ देता है। कहां? बलूचिस्तान में। और उस समय से लेकर आज तक बलूचिस्तान में इसी प्रकार की स्थिति चल रही है। तो 71 के जितने भी कायर सोल्जर थे जो भारतीय आर्मी के सामने सरेंडर करके बैठे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, वो बलूचिस्तान पर जुल्म करना शुरू करते हैं। 71 से वहां पर जुल्म चल रहा है। और अब हो सकता है 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, जब भी हो, टाइम तो मैं नहीं कह सकता, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान और चाइना आक्रमण करेंगे, क्योंकि अब चाइना के पास भी कोई विकल्प नहीं है। तो चाइना अब चाहेगा इंडिया को दबाना, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तो उस स्थिति में, क्योंकि अगर वो नहीं करता है ऐसा, तो निश्चित तौर पर वो अमेरिका को डरा नहीं पाएगा और अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे चारों तरफ से। ये सिर्फ इंतजार लोग कर रहे हैं कोरोना का वैक्सीन निकलने का, क्योंकि अभी भी सबको लग रहा है कि चाइना वालों ने कोरोना का वैक्सीन भी बनाया होगा, तभी शी जिनपिंग कोरोना के प्रभावित अस्पतालों में दौरा करता है बिना मास्क का, या ऑर्डिनरी मास्क पहन के दौरा करता है। तो ये जो पूरा का पूरा दौरा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आपका कहीं ना कहीं एंटीजन लेके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं टीका उन लोगों ने डेवलप किया है। तो लोग सिर्फ उस टीका के बाहर आने का वेट कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाए। जब विश्व में सबसे ज्यादा संख्या होगी कोरोना पेशेंट की, तब यह टीका लाया जाएगा, चाइना तब उसे लेकर आएगा। तो बस ये लोग इंतजार उसी का कर रहे हैं। और जैसे ही वो टीका आया, और अभी WHO आज नई एक बीमारी के प्रति चेतावनी जारी कर रहा है, तो WHO और चाइना मिलके हो सकता है कुछ नया फिर से कुछ खुराफात लोग सिरज सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इसके बाद होगा ये कि चाइना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो उस सारे चीजों से बचना है, अमेरिका को डराना है, तो अमेरिका से तो लड़ नहीं सकते। तो उपाय यही बचता है कि या ताइवान को हरा दे या इंडिया को हरा दे। और इंडिया को हराएंगे ये गलती होगी उनकी। तो एक बार आक्रमण करें तो फिर पता चल जाए इन लोगों को भी। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया ऑल्सो परफॉर्म्ड द स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने एक नया मिशन लॉन्च किया या नया ऑपरेशन चलाया जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यह अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट था, जिसे पोखरण-1 भी कहते हैं। इन राजस्थान ऑन 18th May 1974, partially in response to the United States डिप्लॉयमेंट ऑफ द 7th फ्लीट इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर याद रखिएगा, जब बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश की आजादी की, तो बांग्लादेश को कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए अमेरिका ने अपने 7वें फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में तैनात कर दिया था। तो बे ऑफ बंगाल को 7वें
फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में जब तैनात किया गया और उसके रहते हुए भारत ने आजाद करा दिया था बांग्लादेश को, तो यहाँ कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अब अमेरिका के लिए भारत एक खतरा बनता जा रहा था। तो यहाँ पर उसी चीज को खत्म करने के लिए बे ऑफ बंगाल में का ये जो संकट था, यहाँ पर 1974 में एक एटॉमिक टेस्टिंग को भी अंजाम दिया गया, ताकि अमेरिका भी इस चीज को समझ जाए कि भारत निश्चित तौर पर अपने ऊपर जीवित रहने वाला देश है, यह किसी की का मोहताज नहीं है। द फ्लीट हैड बीन डिप्लॉयड टू वार्न इंडिया, यह फ्लीट इंडिया को धमकाने आया था अगेंस्ट अटैकिंग वेस्ट पाकिस्तान एंड एक्सटेंडिंग वार। चलिए यहां पर अब आते हैं। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 5.6% बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज 3.3%। तो एक्चुअल ग्रोथ रेट यहां पर 3.3% रखा गया। यहाँ पर बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान की। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो यह हमारा 1974 से 1979 तक चलने वाला था, लेकिन यह 77 में ही बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान was let stress on the employment poverty elevation। यहाँ पर नारा जो दिया गया है वो गरीबी हटाओ का दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा यह फोर्थ 5 ईयर प्लान का एक्चुअल नारा नहीं, बल्कि यह थर्ड 5 ईयर प्लान में पहली बार दिया गया था। तो सॉरी, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का ही है, थर्ड का नहीं, फोर्थ का ही ये आपका नारा है। फोर्थ 5 ईयर प्लान में इसे पहली बार दिया गया आपका 74 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड नहीं, इसे फोर्थ हम लोग कहेंगे, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये दिया गया था 69 टू 74 में। तो 69 टू 74 जो योजना थी उसमें पहली बार फोर्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन द सेल्फ रिलायंस। यह प्रोजेक्ट भी हमारा सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस में यह दिया गया स्लोगन कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे कृषि क्षेत्र में और साथ में रक्षा के क्षेत्र में। इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। 1978 में जो नई सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की, उसने इस पूरी योजना को रद्द कर दिया। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज एम्ड इन 1975 which enabled the central government to enter into power generation and transmission। यहाँ पर याद रखिएगा 1975 में इमरजेंसी भी इम्पोज्ड कर दी गई थी, और ये इमरजेंसी देश का पहला आपातकाल थी जिसके विरोध में पूरा का पूरा देश उठ खड़ा हुआ और अंततः इंदिरा गांधी की सरकार यहाँ पर हार जाती है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो लास्ट फेज था उसमें अगर बात करेंगे 74 से स्टार्ट हुआ था 79, तो जो लास्ट फेज था वो कैंसिल हो जाएगा। 77 में जब नई सरकार आएगी तब इसे यह कैंसिल कर देगी। और अब चूंकि यहाँ पर इमरजेंसी की बात आई है तो इमरजेंसी की बात से समझिए कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो जबरन की गई थी, भले वो देश हित में रही हो। जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया और जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, तो भले ही यह देश हित में था, लेकिन यहाँ पर उसे लागू करवाने का तरीका थोड़ा सा जाति भरा था। नतीजा यहाँ पर काफी पुरजोर विरोध होता है और इंदिरा गांधी यहाँ पर चुनाव में हार जाती है। ये था हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में एक और पॉइंट आएगा जिसे हम लोग 20 पॉइंट्स भी कहते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम। यहाँ पर 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी यहाँ पर लागू किया गया और यह लागू किया गया था 1975 में। तो 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम लागू किया गया और यह आपका एक महत्वपूर्ण योजना थी भारत सरकार की, लेकिन चूंकि लागू करने में कुछ ज्यादा ही कठोरता बरती गई, नतीजा पूरी की पूरी जनता इन सारे सुधारों के विरुद्ध हो गई। Indian National Highway System was introduced and many roads were
widened to accommodate the increasing traffic. Tourism also expanded. The 20 points programs was launched in 1975. It was followed from the 1974 to 79. तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हाईवे सिस्टम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, साथ में रोड्स को चौड़ा किया गया, और यहाँ पर जो बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ट्रैफिक थे उसके अनुसार इनको एकोमोडेट करने की कोशिश की गई। टूरिज्म का भी विस्तार हुआ, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम भी यहाँ पर आया, साथ में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP को भी यहाँ पर पहली बार लॉन्च किया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को देखते हैं आगे ये है क्या। अभी तक केवल आप लोग 20 पॉइंट प्रोग्राम समझे थे, अब यहाँ पर मिनिमम नीड्स प्रोग्राम देखिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स एंड देयरबाय इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर लोगों के जीवन स्तर के लिए कुछ न्यूनतम चीजें जरूरी होती हैं, यहाँ पर उसे ही प्रदान करने की कोशिश की गई। इट इज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय DP धर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यह प्रिपेयर्ड और लॉन्च किया गया था DP धर के द्वारा। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.4% एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट वाज